Okay. Today's our lecture is lecture number 8, and the topic we will cover in that lecture is atomic structure and EMR. EMR is the electromagnetic radiations. ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं. ठीक है, बेसिकली इट्स आवर केमिस्ट्री पोर्शन. ठीक है, और जो इसमें इंपॉर्टेंट जनरल साइंस की चीजें हैं वो हम देखेंगे. अब एटम क्या है, इंट्रोडक्शन टू द एटम. ठीक है, एटम का इंट्रोडक्शन क्या है. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड. एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते. अब फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम क्या क्या हैं, उसके बुनियादी पार्टिकल्स कौन कौन से हैं. अगर हम एटम की एनाटॉमी देखें तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं. इन अदर वर्ड्स, फर्स्ट इज द प्रोटॉन, सेकंड इज द इलेक्ट्रॉन, थर्ड इज द न्यूट्रॉन. ठीक है, सॉरी इधर जो है एक चीज मिस हो गई, न्यूट्रॉन. इसको मैं देख लूंगा. देन तीन चीजें हैं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है एंड न्यूट्रॉन. देन इज द एटॉमिक नंबर. अब आपको पता है कि आपने बेसिक लेवल पे जब 9th 10th में पढ़ा होगा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इट हैज नो चार्ज. ठीक है, आपको ये चीजें बेसिक्स तो पता हो. देन इज द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है. एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो है प्रोटॉन्स की तादाद या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, वो एटम में जितनी होगी उसको हम एटॉमिक नंबर कहेंगे. ठीक है, और उसके बाद एटॉमिक मैस क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इन दोनों की कंबाइंड जो नंबर है उसको हम कहेंगे एटॉमिक मैस. और दो चीजें आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं. एटॉमिक मैस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एंड देन द शेल्स. शेल्स कौन कौन से होते हैं. एटॉमिक शेल्स जो हैं, एक होता है के, एक होता है एल, एक होता है एम, एंड देन इज द एन. ठीक है, जो इनर मोस्ट होता है वो के होता है, जो आउटर मोस्ट होता है वो एन होता है. ठीक है, ए के बाद एल आता है, एम आता है एंड देन एन. एन इज द आउटर मोस्ट शेल जो ऑर्बिट करता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ठीक हो गया. देन इज द एटम. व्हाई डू एटम फॉर्म्स बॉन्ड्स. एटम बॉन्ड्स क्यों बनाता है. एटम फॉर्म्स द बॉन्ड्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट टूल और ड्यूप्लेट टूल. ऑक्टेट टूल और ड्यूप्लेट टूल को कंप्लीट करने के लिए एटम बॉन्ड्स बनाता है. मींस के एक एटम दूसरे एटम के साथ कोई बॉन्ड क्यों बनाता है, उसकी रीजन ये है कि वो अपना ऑक्टेट टूल कंप्लीट करना चाहता होता है या ड्यूप्लेट टूल कंप्लीट करना चाहता है. ठीक है, इन अदर वर्ड्स टू मेक देमसेल्व्स स्टेबल. अपने आप को स्टेबल करने के लिए. पहले वो अनस्टेबल होता है जब उसका ऑक्टेट टूल या ड्यूप्लेट टूल कंप्लीट नहीं होता तो अनस्टेबल होता है. लेकिन जब वो ऑक्टेट टूल या ड्यूप्लेट टूल कंप्लीट कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है. अब ऑक्टेट टूल क्या है या ड्यूप्लेट टूल क्या है. ऑक्टेट टूल है उसके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल होता है आउटर मोस्ट शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हों. और ड्यूप्लेट रूल होता है कि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों. कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो स्टेबल रहते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर सीकिंग फॉर द 8 इलेक्ट्रॉन्स, उनका ऑक्टेट टूल होता है. ठीक है, अब हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल है तो ये ड्यूप्लेट है. ठीक है, इट इज सीकिंग फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन है तो वो ऑक्टेट है, इट इज सीकिंग फॉर द 8 इलेक्ट्रॉन्स. इट मेनली डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर. ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज 8. तो बेसिकली एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि दैट विल गो फॉर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट. ओके, देन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम. अब सोडियम है उसका 11 है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 17, फ्लोरीन का 9 एंड कार्बन का 6. तो ये एटॉमिक नंबर्स लिखे गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके. ठीक है, ये आपने मस्ट करने हैं बिकॉज इट्स आर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट.
देन इज द केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आयनिक बॉन्ड्स भी बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स भी बनते हैं, उसके अलावा भी कुछ बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू एन अदर। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। वैलेंस होते हैं आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब देखें, ये सोडियम है, इसके इर्द एक इसका के है शेल, देन इज एल, देन इज द एम। के में इट इज सीकिंग फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स, उसके पूरे हैं, ठीक है। उसके बाद एल है, उसमें उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। देन अगर वो देखे एम में, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मींस उसको अपना कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। देन इट विल कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। उसके 2 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे, देन इट विल कंप्लीट ड्यूप्लेट। या फिर ये है कि अगर वो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, किसी और को दे दे, देन उसके पास एम शेल तो खत्म हो जाएगा, के एल रह जाएंगे, तो फिर भी वो स्टेबल है। दो ही रीजन हो सकती हैं, दो ही सुटेबिलिटीज हो सकती हैं। अब क्लोरीन है, आप देखें कि क्लोरीन में क्या है, पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, एल में 8 पूरे हैं, एम में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट इज सीकिंग फॉर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। Na और Cl तब मिलेंगे अगर Na जो है, सोडियम जो है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है Cl को, तो उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा, उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके कंप्लीशन तो मुश्किल है, उसकी कंप्लीशन इजी है अगर ये एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। तो जब सोडियम उसको एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो सोडियम भी स्टेबल हो जाता है, क्लोरीन भी स्टेबल हो जाता है, दोनों स्टेबल हो जाते हैं और दोनों का बॉन्ड बन जाता है। इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। सोडियम क्लोराइड ये बन जाता है। इस पूरे जो इसको हम साल्ट कहते हैं, जो हमारा हम साल्ट खाते हैं, सोडियम क्लोराइड ही होता है, ठीक है। जो हम साल्ट यूज करते हैं, इट इज द सोडियम क्लोराइड। तो ये चीज इस तरह करके कंप्लीट होती है, इस तरह ये आयनिक बॉन्ड होता है। आई होप कि आपको समझ आ गई हो, ठीक है। देन इज द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम। दो एटम अगर आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली शेयरिंग कर लेते हैं, कोई किसी को ट्रांसफर नहीं करता, प्रॉपरली डोनेट नहीं करता या एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि शेयर कर लेते हैं दो एटम। अगर दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लें, इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब इसकी टाइप्स हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, 3 टाइप्स हैं। सिंगल में मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के पास जस्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो H2 गैस बनने के लिए क्या चाहिए होता है? एक हाइड्रोजन का एटम, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों आपस में एक, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लें, तो मतलब दोनों के पास दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दोनों मिल गए आपस में, मींस दे बोथ हैव द टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इन्होंने शेयर कर लिया, किसी ने कंप्लीटली किसी को नहीं दिया, बल्कि शेयर कर लिया आपस में, तो ये है जी कोवलेंट बॉन्ड। एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, ठीक है। एंड देन डबल कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन के दरमियान O2, O2 जो होती है, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन के दो एटम क्या करते हैं? आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। कैसे शेयरिंग करते हैं? अब देखें कि इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्लियर। अब उसके एल शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, क्योंकि आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर है 8। 8 जो बेसिकली 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अब 2 उसने उसके के शेल में पड़े हैं, एल में कितने पड़े हैं? 6 पड़े हैं। 8 तो नहीं पड़े ना, 6 पड़े हैं ना। तो जब 6 पड़े हैं, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की मजीद जरूरत है। तो ये दोनों जो एटम्स हैं, ये आपस में कंबाइन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों के 8-8 कंप्लीट हो जाते हैं। शेयरिंग ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड।
एंड देन नेक्स्ट वन इज द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, नाइट्रोजन N2। अब 2 नाइट्रोजन के एटम हैं, अब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि बेसिकली जो इसके पास एल शेल है, जो एल शेल है उसमें इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हैं, तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ा, शेयरिंग करनी पड़ी। इन्होंने 3 शेयर किए तो इसलिए इसको हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। देन इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT जिसको हम कहते हैं। बेसिकली ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है हमें बताती है कि किसी भी शेयरिंग के साथ जब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोई शेयरिंग कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो शेप कैसी बन रही है, ठीक है। ये डिस्क्राइब करती है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए ये एक मेथड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या अब H2O है जिसको हम वाटर कहते हैं, H2O हम किसको कहते हैं, वाटर को कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। तो ये क्या होता है, शेयरिंग किस तरह होती है, ये शेयर कर लेता है बेसिकली हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर, दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, दोनों हाइड्रोजन के एटम्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम कहते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया H2O, ठीक है। इनमें एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, क्लियर है। देन इज द NH3, ठीक है, अमोनियम का। अब देखें नाइट्रोजन जो है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल इसके साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बन जाता है, वो उसका अपना ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देन द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है, is a covalent bond between the two atoms where one of the atom provides both electron that forms the bond. इधर डोनर और एक्सेप्टर का कंसेप्ट है, आपको इतना पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में डोनर और एक्सेप्टर का कंसेप्ट है, ठीक है। आपको इस चीज का पता है कि अब NH4 है, फॉर एग्जाम्पल NH4 किस तरह बना, अमोनियम किस तरह बना, वो पहले अमोनिया था, ये अब अमोनियम है, ठीक है। अब देखें जो नाइट्रोजन था उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके आउटर मोस्ट शेल में, उसने हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया था तो NH3 बना था, इस तरह ही है। लेकिन NH4 बनने के लिए एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, जो अपना इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, ठीक है, इससे शेयर करेगा। लेकिन इसके पास तो इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है NH3 का, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन वो डोनर एज अ डोनर आएगा टू फॉर्म NH4 और ये NH3 उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वो डेटिव बॉन्ड रहेगा, ठीक है, वो किसी टाइम भी डिटैच हो सकता है, एक डेटिव बॉन्ड रहेगा, ठीक है। एक बॉन्ड बनाने के लिए जस्ट वो आया, तो इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये चीज आपको जिस डेफिनेशन पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और इसका कंसेप्ट क्या है, डोनर और एक्सेप्टर का कंसेप्ट है, ठीक है। आपसे किसी ने स्ट्रक्चर नहीं करवाने, ये जस्ट आपको समझाने के लिए स्ट्रक्चर्स जो है मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। देन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, EMR हम किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ऑल अराउंड अस एंड टेक्स मेनी फॉर्म, ठीक है। और ये ऐसी एनर्जी है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और बहुत सारी फॉर्म्स जो हैं इनको इसकी होती हैं, ठीक है, रेड होती है, वायलेट होती है, अल्ट्रा वायलेट होती है, मतलब काफी ज्यादा फॉर्म्स होती हैं इसकी, ठीक है। उसकी काफी जो स्पेक्ट्रम्स बनते हैं उनकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, कोई किसी का रेड कलर है, किसी का ग्रीन कलर है, व्हाट्सएवर कोई भी कलर हो सकता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। आयनाइजिंग
एंड नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग क्या होती है? जिसमें आयंस मौजूद होते हैं। नॉन आयनाइजिंग क्या होती है? जिसमें आयंस मौजूद नहीं होते। अब एक्स रेज हैं या गैमा रेज हैं, ठीक है। अब रेज की फॉर एग्जांपल बात करते हैं, ये आयनाइजिंग है बिकॉज उन पे हाई एनर्जी है और हाई फ्रिक्वेंसी है। ड्यू टू देयर हाई एनर्जी एंड हाई फ्रिक्वेंसी ये क्या है? आयनाइजिंग है। ये रेज की बात हो रही है, एक्स रेज और गैमा रेज, ठीक है। और स्पेक्ट्रम बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। रेडिएशंस बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और में मुख्तलिफ फॉर्म्स, ठीक है। और जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं उनका अलग अपना एक कलर होता है, ठीक है। वो रेड कलर हो सकता है, वायलेट कलर हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है, जैसा कि नीचे आपको नजर आ रहा है। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएमआर। ईएमआर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और स्पीड इन्वॉल्व है। उसके बाद इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इस रेडिएशन को अपनी प्रोपेगेशन के लिए, अपनी एक्सपेंशन के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। कोई भी मीडिएटर इसके लिए जरूरी नहीं होता। और ये किस रे ट्रेवल किस स्पीड से करती है? स्पीड ऑफ लाइट से। अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम मीटर पर सेकेंड में बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पर 8, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो है स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी उसी स्पीड से ट्रेवल करती हैं। The electric and magnetic waves have oscillations that are oriented 90 degree from each other and 90 degree from the direction of travel of the wave. अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स जो हैं इनकी ऑसिलेशंस होती हैं। ऑसिलेशंस क्या होती हैं? मतलब ये वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। ये वेव प्रोड्यूस हो रही है, ये देखें, ये वेव प्रोड्यूस हो रही है। देख, एक वेव ऊपर जाती है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं, इसको हम ट्रॉफ कहते हैं। और ये देखें, ये एक वेव है, उसके बाद ये वेव नीचे गई, उसके बाद फिर ऊपर आई। ये फ्रिक्वेंसीज चेंज करती हुई जो है मूव करती जाती है, ठीक है। 90 डिग्री पे ओरिएंटेड होती है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे ओरिएंटेड होती है। ओके, देन अब हमारा मॉडर्न मटेरियल्स क्या टॉपिक आ गया। बट आई वांट टू अश्योर दैट एनी क्वेश्चन if is present unaddressed, then I can address it before starting another topic. You have a time. I think so no question is present, so we should start the next topic, that is the modern materials. Modern materials क्या है? ठीक है। अब मॉडर्न मटेरियल्स, सिरेमिक्स एक मॉडर्न मटेरियल जो आजकल के यूज हो रहे हैं, हमारे बिल्डिंग्स में यूज हो रहे हैं, ऐसे मटेरियल्स को मॉडर्न मटेरियल्स कहते हैं। हमारे आजकल की रोजमर्रा की एक्टिविटीज में जो मटेरियल्स यूज हो रहे हैं उनको मॉडर्न मटेरियल्स कहते हैं। सिरेमिक्स क्या है? इज एन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, नॉन मेटालिक सॉलिड मेड अप ऑफ क्ले। ये मिट्टी, एक क्ले एक फॉर्म ऑफ मड होती है, ठीक है। दैट हैव बीन शेप्ड एंड देन हार्डन्ड बाय हीटिंग इनटू हाई टेम्परेचर। अब इसमें ब्रिक्स हैं, प्लेट्स हैं, ग्लासेस हैं। तो बेसिकली अब होता क्या है कि क्ले को, मिट्टी को क्या किया जाता है? उसको शेप दी जाती है, फिर उसको हीट किया जाता है। आपने शायद भट्ठे देखे हों जहाँ पे ईंटें बनती हैं, तो वहां पे पहले क्या होता है? क्ले को शेप दी जाती है, देन उसको हार्डन किया जाता है एक आग जला के भट्टी में उसको रख के, तो बेसिकली हाई टेम्परेचर पे हीट करने से। अब सिरेमिक्स किस तरह बनते हैं? फायरिंग इज द ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज डिगिंग ग्राउंड फॉर क्ले, देन मिक्सिंग इट विद वाटर। उसको पहले क्ले के लिए ग्राउंड डिग किया जाता है, फिर उसको वाटर से मिक्स किया जाता है, फिर उसके साथ क्या किया जाता है? उसको शेप दी जाती है विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूशन मशीन्स। सांचों में उस चीज को, अब मड है या क्ले है, उसको सांचे में रखा जाएगा। सांचे में वो क्या होता है? सांचा क्या होता है? उसमें एक प्रॉपर शेप बन जाती है उसकी। देन उसको, उस शेप को अगेन क्या किया जाता है? उसको मोल्ड किया जाता है, ठीक है। और उसकी मटेरियल्स आर लेड इन ऑटोमेटिकली रोटेटिंग मोल्ड। उसको ऑटोमेटिकली रोटेटिंग मोल्ड में ले किया जाता है।
लेइंग द मटेरियल ऑटोमेटिकली इनटू रोटेटिंग मोड, ठीक है, जिगरिंग इस प्रोसेस को कहते हैं। देन द पाउडर्ड सिरेमिक मटेरियल इज देन हीटेड, अब इस मटेरियल को हीट किया जाता है और उसकी जो शेप बनाई गई है, उसको सांचे में रखा गया है, उसको प्रेस किया जाता है कि उस शेप में चेंज हो जाए। हॉट प्रेसिंग का मतलब यह है फोर्सिंग द पाउडर्ड फॉर्म ऑफ द सिरेमिक्स इनटू द मोल्ड, देन सिमल्टेनियसली हीटिंग इट एंड प्रेसिंग इट टू फ्यूज द मटेरियल इनटू शेप। बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या है कि कोई चीज आप क्ले लेते हो, उसको शेप देते हो, फिर उसको हीट करते हो, हीट करके उसकी एक स्ट्रक्चर है, जो शेप आपने आपकी डिजायर्ड शेप है वो आ जाएगी। बस ये एक मैकेनिज्म है इसका। देन द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सिरेमिक्स, सिरेमिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है? हार्ड होता है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड वियर रेजिस्टेंट, मतलब इस टूटने का इतना खतरा नहीं होता। ड्यूरेबल होता है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल है, इस हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। कोरिजन रेजिस्टेंट है, मतलब इसको कोई जंग वगैरह नहीं लगेगा। इनर्ट होता है, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, इनर्ट होता है, इस पे कोई केमिकल रिएक्शन असर नहीं करेगा। इनर्ट का मतलब होता है इस पे कोई चीज असर नहीं करेगी। थर्मल इलेक्ट्रिक इंसुलेटर एंड नॉन मैग्नेटिक, इसको मैग्नेट भी अगर टच किया जाएगा तो कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होगा, मैग्नेटिक नहीं होगा, और हीट भी रेजिस्टेंट होगा, इंसुलेटर होगा, और इलेक्ट्रिसिटी भी अगर इससे पास हो जाएगी तो कोई इसको इश्यू नहीं होगा। ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जो ऑक्सीडाइज जो इसमें ऑक्सीजन जो है वो फिल नहीं की जा सकती, और ब्रिटल होगा। तो ये इसके बेसिकली प्रॉपर्टीज, मतलब नॉट इजी टू ब्रेक। देन इज द सिरेमिक्स की बेसिकली क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है? ट्रेडिशनल सिरेमिक्स होते हैं, कुछ हैं एडवांस्ड सिरेमिक्स, ठीक है, तो ये उनकी कुछ नाम हैं, ये आपने जस्ट देख लेने हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। देन प्लास्टिक्स की तरफ हम आते हैं। प्लास्टिक्स क्या है? एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको शेप किया जाता है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में अंडर हीट। इसको भी अंडर हीट जो है, प्लास्टिक आप देखते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स आप देख रहे होते हैं, उनकी एक अलग शेप होती है। प्लास्टिक की प्लेट्स आप देख रहे होते हैं, उनकी अलग शेप होती है। तो इनको बेसिकली अंडर डिफरेंट शेप्स बनाया जाता है, ठीक है, इनको डिफरेंट शेप्स में मोल्ड किया जाता है। ये एक ऐसा सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की में शेप किया जाता है अंडर हीट। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स इन जनरल दैट आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, जिनको हम कहते हैं, ये बेसिकली किन मॉलिक्यूल्स का बना होता है? लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स को, जिनको हम कहते हैं पॉलीमर्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज जस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ये किसी भी जो इसका कंपेरेबल स्ट्रेंथ का कोई भी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आप प्लास्टिक की प्लेट्स को चीनी की प्लेट्स के साथ या पत्थर की प्लेट्स के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ये उनसे लाइटर हो। उसके बाद इसको कोई जंग नहीं लगेगा, ना ये खराब होगी, ठीक है। उसके बाद इसको मुख्तलिफ कलर्स में भी प्रोड्यूस किया जा सकता है या ट्रांसपेरेंट भी प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब ट्रांसपेरेंट मींस कि इसका कोई कलर नहीं होगा, जिस तरह वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। जिस तरह ट्रांसपेरेंट मींस ये होता है कि अगर आप उसको सामने रखें और दूसरे बंदे को देखना भी चाहें जो उसके दूसरी साइड पे बैठा है, तो आप देख सकते हैं। मेटल से इसकी डेंसिटी लो होती है, कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, मींस इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू इट, और टेम्परेचर को विथस्टैंड करता है। मतलब टेम्परेचर को इसकी एक लिमिट होती है, कितने टेम्परेचर को विथस्टैंड करेगा, टेम्परेचर का इस पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा। ये केमिकली भी स्टेबल है और नॉट ब्रिटल है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। देन इज द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स एंड हैजर्ड्स। प्लास्टिक्स की टाइप क्या होती हैं? एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दो प्लास्टिक्स हैं, एक है थर्मोप्लास्टिक, एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? कैन बी रिपीटेडली सॉफ्टेंड बाय हीटिंग एंड हार्डन्ड बाय कूलिंग। ये ऐसा प्लास्टिक है जिसकी शेप को अगेन एंड अगेन मोल्ड किया जा सकता है, इस तरह कि उसको सॉफ्टन किया जा सकता है हीट करके, और उसको फिर दोबारा हार्डन करना हो तो कूल कर लो, उसकी शेप चेंज कर सकते हो। पॉलीएथाइलीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीस्टाइरीन है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। देन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको एक दफा जो शेप दे दी गई उसकी दोबारा वो शेप चेंज नहीं हो सकती।
those plastics which can be molded once and cannot be remolded again and again. ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स में आ जाता है एपॉक्सी एंड देन अनसैचुरेटेड पॉलीस्टाइरीन एंड फेनोलिक्स। ये आपको दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, इनकी एग्जांपल्स भी आपको पता होनी चाहिए। देन इज द लिमिटेशन एंड हैजर्ड्स ऑफ प्लास्टिक्स। इनके अब नुकसानात क्या है? जो इनमें केमिकल्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडीज एब्जॉर्ब कर सकती हैं। उसके बाद प्लास्टिक डेब्रिस ऑफन इंजेस्टेड बाय एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ पॉइजनिंग। ठीक है, ये पॉइजनिंग काज करती है इन एनिमल्स। ठीक है, प्लास्टिक डेब्रिस जो आजकल ये शॉपर प्लास्टिक्स के बने होते हैं जिनको हम बाहर फेंक देते हैं तो एनिमल्स उनको इंजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन उनको वो फिर अपने डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो उनके लिए मौत का सबब बन सकते हैं। प्लास्टिक buried deep in landfills can reach its chemical in ground water। अब जो प्लास्टिक लैंडफिल्स में बरी किए जाते हैं वो अपने जो केमिकल्स हैं वो ग्राउंड वाटर में जो है उनको पेरकुलेट कर सकते हैं। ऑयल इज यूज्ड व्हिच लीड्स टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी काज करते हैं बिकॉज में ऑयल भी यूज होता है कई प्लास्टिक्स में। बर्निंग प्लास्टिक जो है वो भी उसके भी टॉक्सिक फ्यूम्स होते हैं, मतलब उसकी जो ऑर्डर होता है वो टॉक्सिक होता है। तो हमारी मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, हम दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन करेंगे और अगेन नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक कवर करेंगे।